कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि ये बलाज टीपू ये एक डॉन था, ये बत्ते लेता था। क्या इसमें कोई हकीकत है? इनके दादा को कत्ल करने वाले और बाप को कत्ल करने वाले और इनको कत्ल करने वाले, क्या ये एक ही ग्रुप है जिन्होंने कत्ल किया तीनों को? अभी बलाज टीपू के कत्ल के अंदर कौन कौन गिरफ्तार हुआ है और कौन कौन जो है नामजद हुआ है कि इसने इस कत्ल के अंदर शामिल है? शूटर्स को मतलब कि सारा एक्सप्लेन कर रहा था कि किस शूटर ने किसको मारना है, किस शूटर ने बगादा किसको मारना है। और इसमें एक बात और जो सामने आई कि एक शूटर जब बलाज पे हमला करेगा, उस शूटर को मारने के लिए एक और शूटर था, तो वो उस अच्छा। शूटर को मार देगा। उस जो शूटर शूटर को मारेगा उसके लिए 3 बंदे और थे, वो तीनों उसको अटैक करेंगे। तो जो दानी था वो सारा मैनेज कर रहा था, जो टीफी भट्ट का नस्बती ब्रदर भी है और साला भी है, भाई जो है, भाई लगता है। पाकिस्तान में अमूमन देखा जाता है कि जो गरीब तबका है, जब उनका कोई केस होता है तो वो हैंडल नहीं कर पाता, इंसाफ नहीं ले पाता। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं या पैसे वाले लोग होते हैं, वो पैसे के ज़ोर पे इंसाफ ले लेते हैं या इंसाफ अपने नाम करवा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है ये केस भी ऐसे ही जो है निकल जाएगा या यहाँ पर जो है मजलूम को इंसाफ मिले? आपने बताया कि शूटर्स जो कत्ल करने के लिए थे, उनके पीछे भी शूटर्स थे और उनके पीछे भी शूटर्स, यानी तीन चार शूटर्स थे सबको मारने के लिए। तो ये इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की क्या वजह थी? ये प्लानिंग इसलिए की गई थी कि ताकि कस्टडी में एहसन शाह के ऊपर जो है ना तशद्दुद भी किया गया और उसको उसकी फौरी तौर पे उसको लेके गए और उसके सर को गंजा कर दिया गया और उसकी तस्वीर भी जो है ना वो वायरल कर दी। क्या ये कानूनी तौर पे ये कानून के खिलाफ नहीं है ये जो हरकत हुई थी? जो उसने किरदार अदा किया ना, वो तो कत्ल होने वाला किरदार किया, उसका तो पुलिस मुकाबला ही हो जाना चाहिए, या अच्छा। जाली हो या ठीक हो, पहली बात। दूसरी, एहसन शाह जो कि बालाज टीपू का बहुत पुराना यार था, तकरीबन 13 या 15 साल पुरानी दोस्ती थी उसकी। उसको बहुत ज़्यादा इस केस में डिस्कस किया जा रहा है और उसी वो इस कत्ल का हिस्सा बना करवाने में उसका भी एक हाथ निकला। तो अभी तक क्या उसके ऊपर साबित हुआ है? क्या वाक़ई वो शामिल था इसमें? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह साहिब। ये बालाज टीपू कत्ल केस को के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज इनसे जानेंगे कि वो कत्ल केस जो है आज कहां तक पहुंचा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। जी। सबसे पहले बताइएगा कि बालाज टीपू इसका मुख्तसर सा तारुफ ये कौन था और क्या करता था ये? बेसिकली ये स्टूडेंट था, दुबई से पढ़ कर आया था, हम्म ओ हम्म लेवल्स किया इसने दुबई से। और जब पाकिस्तान आया तो इसने अपने जो आबाई इनका बिज़नेस है, अड्डे का काम है इनका, बिल्टी का काम है, तो ये मशहूर अड्डे के नाम से मशहूर थे। इसका वालिद टीपू ट्रकों वाला, दादा बिल्कुल। बिल्ला ट्रकों वाला। तो ये बिज़नेस करता था और जो यंगस्टर्स जो हैं मुख्तलिफ जगह पर कारोबार में इन्वेस्टमेंट करता था। कराची में बेसिकली इसका ज़्यादा काम था। कराची में पोर्ट कासिम पे इनका मतलब इनका काम चल रहा था, बिल्टी का, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि ये बलाज टीपू ये एक डॉन था, ये बत्ते लेता था। क्या इसमें कोई हकीकत है? नहीं नहीं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ना वो भत्ते लेता था ना वो बदमाश था। वो दुश्मनी तो उनको रियासत में मिली थी, लेकिन बलाज इस स्टेज पे नहीं पहुंचा था कि वो बदमाशी करे, भत्ते ले। 2017 में इसके ऊपर एक एफआईआर हुई थी, 13-20 65, और फायरिंग की एफआईआर हुई जिस पर इस पर 780 भी लगी। उस पर बलाज की वालदा ने टीफी भट्ट को कॉल की, जो इनके मुखालिफ थे, कि वो सुलह करना चाहते हैं, वो इस बदमाशी में नहीं पड़ना चाहते। बदमाशी में इनकी मेन किरदार जो था इसका वालिद और इसका मतलब कि जो इसकी वालदा है, वो बेसिकली सफ़र कर रहे थे। दादा भी इस बदमाशी में मतलब कि इस दुश्मनी में भेंट चढ़ गया। तो वो बिल्कुल। नहीं चाहती थी कि उसका बेटा भी उसी लाइन पर चले और जो है ना कि दुश्मनी की भेंट चढ़े। तो उन्होंने सुलह के लिए कॉल की टीफी भट्ट को, लेकिन कोई ऐसे मतलब के बंदे बीच में नहीं इन्वॉल्व हुए जो चाहते थे कि सुलह हो। तो उस वजह से बीच में कम्युनिकेशन गैप आया और कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और वो आज मनो मट्टी तले दब इतनी गया। पुरानी दुश्मनी, दादा भी कत्ल हो गए, बाप भी कत्ल हो गए और बेटा भी अब कत्ल हो गया। क्या ये इतनी खतरनाक दुश्मनी थी कि जिसने पूरी एक नस्ल को ही बर्बाद कर दिया? देखिए, ये लाहौर, शुमाली लाहौर है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, हम्म। जिसमें टीपू ट्रकों वाला और तीफी भट्ट 2 गैंग बन गए थे। तो इस गैंग में कई गनमैन्स, कई बच्चे, कई माँ के लाल जो है ना, वो जान की बाजी हार गए हैं।
तो ये एक झूठी अना है और बदमाशी एक ऐसा टैग है कि वो एक नशा है जिसको ये लग जाता है, क्योंकि ये आया है हॉलीवुड से और बॉलीवुड से। ये लोग मूवीज़ देखते हैं और गैंग वॉर का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ 90s की मतलब कि सेंचुरी से, और आज 2024 चल रहा है और अभी तक ये सिस्टम जो है ना चल रहा है और आगे से नज़र नहीं आ रहा कि ये बंद हो। अच्छा, एक गैंग वार का क्रेज़ कितनी ही जाने ले गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि इनके दादा को कत्ल करने वाले और बाप को कत्ल करने वाले और इनको कत्ल करने वाले, क्या ये एक ही ग्रुप है जिन्होंने कत्ल किया तीनों को? इसके जो दादा को कत्ल किया था वो उसके गनमैन थे बाबा हनीफा बाबा शफीका। टीपू पर एक एफआईआर होती है जिसमें नामजद उसके बाप के गनमैन जो बाबा हनीफा बाबा शफीका भी इन्वॉल्व होते हैं। तो बिल्ला ट्रक वाले ने अपने बेटे को तो उस केस में से बरी करवा दिया, लेकिन अपने गनमैनों को जो है ना बरी नहीं करवाया, जिसकी वो रंजिश थी। बाबा हनीफा और बाबा शफीका जब छूट कर आए हैं जेल से, तो बिल्ला ट्रक वाले के डेरे पर ही उन्होंने फायरिंग करके उसको मौके पर हलाक कर दिया। उसके बाद तीफी बाट जो ग्रुप था उन्होंने इस गैंग का फ़ायदा उठाया और इसको बाबा हनीफा बाबा शफीका को अपने साथ जो है ना गैंग में मिला लिया, जिसमें बाबा हनीफा बाबा शफीका, भोला सुनियारा, हमायूं गुज्जर, मियाँ दाऊद, मतलब इनमें से काफ़ी लोग थे जो इस ग्रुप का हिस्सा बने। उधर से जो है भट्ट बरादरी, लखो डेर वाले भट्ट बरादरी, वो टीपू ट्रक वालों के साथ इन्वॉल्व हो गए और 2 ग्रुप में ये तकसीम हो गया। फिर इनकी दुश्मनी चलती रही। फिर 2005 में एक अटैक हुआ, उस पर मुबीन भट्ट ने अटैक किया था, टीफी भट्ट ग्रुप का था वो भी। तो उसमें क्या नाम है, टीपू ट्रकों वाला वो तो बच गया था, लेकिन उसके बाद इनकी सिक्योरिटी और टाइट हो गई। फिर एक दूसरे के गार्ड्स पे ये हमले करते रहते थे। 2010 में एयरपोर्ट पर एक वकूआ हुआ जिसमें टीपू ट्रकों वाला दुबई से पाकिस्तान आया था। उस पर टीफी भट्ट, एहसन शाह और इमरान गोली, खुर्रम एजाज और मुख्तलिफ 2-4 लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर अटैक किया, जिस पर वो मौके पर ही डेथ हो गई। फिर उधर से एफआईआर जो है वो भी तीफी भट्ट पर हुई, तीफी भट्ट बरादरान पर हुई, जो 109 पर जो है मुश्तमिल थी। 109 में जो है ना काफ़ी लूज़ पॉइंट्स होते हैं और इसमें आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई। तो वो बाहर जब 8 साल बाद 10 साल बाद पाकिस्तान आए तो सिस्टम सिनेरियो चेंज हो चुका था और वो हाइप जो क्रिएट थी वो हाइप क्रिएट नहीं थी। तो उस पर उनके खिलाफ कोई ठोस दलाइल नहीं मिले, तो उन पर उनकी ज़मानतें होगी। अभी बलाज टीपू के कत्ल के अंदर कौन-कौन गिरफ्तार हुआ है और कौन-कौन जो है नामज़द हुआ है कि इसने इस कत्ल के अंदर शामिल है? अच्छा, जो एफआईआर हुई है, अगर एफआईआर के मुताबिक बात की जाए तो उसमें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पर एफआईआर हुई है कि उनकी इमाम पर शूटर्स जो थे वो हायर किए और उन्होंने उस पर हमला किया और मौके पर बलाज की डेथ होगी। उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीआईए में के यार क्या नाम है, आफ्ताब फुलरवान कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं। एसपी हैं और जेआईटी टीम भी बनी हुई है जिसमें शहजाद रफ़ीक है, एक एएसपी रायविंड है, एक डीएसपी हैं, वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। जिसमें अभी तक 7 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किए है, जिनमें से एहसन शाह उसका दरीना दोस्त था बिल्कुल। और वो दुबई में बैठा हुआ था, दुबई से बैठकर सारी चीज़ें पास ऑन कर रहा था। उसके अलावा एक क्या नाम है, बदामी बाग से मलक सुहेल को गिरफ़्तार किया, अली पठान को नौशहरे से गिरफ़्तार किया। उसके बाद कल रात को हसनैन हैदर को गिरफ़्तार किया है। उसके बाद तीफी भट्ट का साला जो था वो रात गिरफ़्तार किया है, दानी जिसने गाड़ी प्रोवाइड की थी, अच्छा। बीआरवी वाइट कलर की गाड़ी थी जो रेंट पर ली हुई थी, रेंट वाले को भी गिरफ्तार किया है। टोटल अब तक 7 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें दानी जो है वो रैकी कर रहा था और उनमें उसने शूटर्स को मतलब कि सारा एक्सप्लेन कर रहा था कि किस शूटर ने किसको मारना है, किस शूटर ने बगादा किसको मारना है। और इसमें एक बात और जो सामने आई कि एक शूटर जब बलाज पे हमला करेगा, उस शूटर को मारने के लिए एक और शूटर था, तो वो उस अच्छा। शूटर को मार देगा। उस जो शूटर को मारेगा उसके लिए 3 बंदे और थे, वो तीनों उसको अटैक करेंगे। तो जो दानी था वो सारा मैनेज कर रहा था, जो तीफी भट्ट का नस्बती ब्रदर भी है और साला भी है, भाई जो है भाई लगता है। तो उसको गिरफ़्तार किया है और तफ्तीश के दायरे को जो है अभी और वसी किया जा रहा है और तीफी भट्ट को गिरफ़्तार करने के रेड वारंट की रिक्वेस्ट जो है वो होम सेक्रेटरी को दी है उन्होंने, वो जाएगी उधर एफआईए, फिर जो भी जिस कंट्री में भी होगा वहाँ पर जो है डिप्लोमेट को भेजेंगे और उसको गिरफ़्तार करेंगे। आपने बताया कि शूटर्स जो कत्ल करने के लिए थे, उनके पीछे भी शूटर्स थे और उनके पीछे भी शूटर्स, यानी 3-4 शूटर्स थे सबको मारने के लिए। तो ये इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की क्या वजह थी? ये प्लानिंग इसलिए की गई थी कि ताकि आप मेन बंदे तक ना पहुंच सके, मेन किरदार तक ना पहुंच सके। जो पैसे लेके काम करता है तो ऑब्वियसली पैसे लेके वो इनको भी मार सकता है। तो उन्होंने ऐसे प्लान किया था कि जिसको भी पैसे दिए कि जब ये
हमला करेगा बलाज पर, अगर ये बच गया उनके गनमैन से तो हमारा बंदा इनको मार देगा। फिर उसके बाद 3 बंदे और थे कि अगर हमले में मिस हो गया तो 3 बंदे उसके अलग-अलग धड़ों पर जाकर स्पॉट पर गार्ड लगा के खड़े होंगे और वो उसको मारेंगे। मतलब कि पूरी प्लानिंग की थी कि अगर एक से नहीं मरता दूसरे से मर जाएगा, दूसरे से नहीं मरता तो 3 बंदे और थे। तो 3 नहीं 5 किरदार थे, 5 शूटर थे, जिनमें से एक ने मौके पर मर गया और अगर वो नहीं मरता तो दूसरे बंदे ने उसको मारना था, और जो दूसरा बंदा मार देता या उससे मिस हो जाए, जो पीछे जो 3 किरदार थे वो उसको मारते, ताकि मेन किरदार वहीं पर मुद्दा खत्म हो जाता कि 3-4 बंदे थे, 3-4 बंदे ही करने आते, तीफी बट के इसमें कोई किरदार नहीं। एहसन शाह जो कि बालाज टीपू का बहुत पुराना यार था, तकरीबन 13 या 15 साल पुरानी दोस्ती थी उसकी, उसको बहुत ज़्यादा इस केस में डिस्कस किया जा रहा है और वो इस कत्ल का हिस्सा बना करवाने में उसका भी एक हाथ निकला। तो अभी तक क्या उसके ऊपर साबित हुआ है, क्या वाकई वो शामिल था इसमें? जी बिल्कुल, वो मेन जो कड़ियाँ हैं वो एहसन शाह से इस तरह मिली कि जो तीफी बट का मालशिया था और उनका खानसामा था, उसको अरेस्ट किया था फर्स्ट डे, जिस पर तीफी बट का जो खानसामा था उसने ये इंकशाफ किया कि जी ये तस्वीरें दिखाई गई इन्वेस्टिगेशन वालों ने बलाज के गनमैन्स की, तो उन्होंने बताया कि ये गनमैन्स नहीं थे। फिर जब एहसन शाह की तस्वीर दिखाई तो उसने बताया कि ये 8 दफ़ा तीफी बट को मिलने आया है, गेट पर ये मुख्तलिफ नाम बताता था अपना। अच्छा। और ये ही जो था इसने ही कहा था कि बलाज इस शादी में ज़रूर जाएगा, तो आप इस शादी पर आप अटैक करवा दें। तो वहाँ से जो है फिर जब जनाजे के पढ़ के ये निकला है, उसे पीर वाले दिन, बुध वाले दिन इसको गिरफ़्तार किया है एहसन शाह को, जहाँ पर इसने बहुत वावेला मचाया। और जब उसको बताया कि तुम 8 दफ़ा गए थे, गाड़ियाँ बदल बदल कर गए थे, तो तीफी बट से क्यों मिलते थे? फिर उसके ऊपर जब तशद्दुद किया सीआईए ने, तो फिर उसने बताया कि जी बिल्कुल ये गालियाँ देता था तीफी बट को, तो वो मुझे चीज़ें पसंद नहीं थी। तीफी बट से इसने सौदा किया कुछ पैसों में, जिसमें कुछ पैसे इसने एडवांस लिए, बस एहसन उसने शाह ने? एहसन शाह ने। तो वहाँ पर फिर कड़ियाँ मिलती गई, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने बंदे इन्वॉल्व थे, 2 माह से या 3 माह से रैकी चल रही थी, लेकिन सीआईए ने अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया इस सारे मामले को। एहसन शाह से ही बाकी मेन मुल्ज़मान तक पहुँचे और अभी तफ्तीश जारी है इसकी। एहसन शाह जो है वो सऊदीया में बैठा हुआ था जब जिस दिन कत्ल हुआ है, तो वहाँ से बैठ के सारा प्लान कर रहा था। क्या वो पाकिस्तान में उसके राब्ते भी थे देखिए ये कत्ल के वो दौरान? जब राब्ता कर रहा था तो वो राब्ता कर रहा था तीफी बट से, ज़राए से जो मालूम हुआ है। तीफी बट आगे किसी से राब्ता कर रहे थे, अब तब तक तीफी बट प्रॉप नहीं होंगे, तीफी बट को पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक जो है गुत्थी नहीं सुलझेगी। लेकिन गुत्थी अब तक तीफी बट पर ही जा रही है, क्योंकि एहसन शाह इन्वॉल्व था, उसका खानसामे ने बताया, फिर उसके मालशी ने बताया तीफी बट के, मतलब कि जो नीचे का किरदार था ना वो सारा प्रॉप हो गया है। ठीक है। उनको गिरफ्तार भी कर रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट तकरीबन हो गई है। बाकी आगे जो कड़ियाँ हैं मिल रही हैं, जिसमें से कल रात को दानी को गिरफ्तार किया, जो तीफी बट का साला है, उसने बताया कि जी मैं सब शूटर्स को लेकर गया था और शूटर्स को वहाँ से ले 3 जो बकाया रह गए थे उनको लेके वापस भागा था, जो मैं सेफ सिटी में उसकी फुटेज भी आई है, उसकी गाड़ी भी आई है, जहाँ से सेफ सिटी ने उसको कह रहा मैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिस पर उसको गिरफ्तार किया। कत्ल होने के बाद आपको कितनी देर बाद पता चला और किस ज़राए से पता चला कत्ल हो जब गया? ये इंसिडेंट हुआ है तो मुझे एहसन शाह की कॉल आई है। एहसन शाह की हाँ कॉल जी, आई मैं आपको? सऊदीया में था, तो उसकी मुझे कॉल आई है एज अ रिपोर्टिंग पूछने के लिए कि अच्छा। ऐसा इंसिडेंट हुआ है कोई लाहौर में, तो आप कंफर्म करें कि वो ज़िंदा है या मर गया है। मैं हॉस्पिटल में था, तकरीबन पौने 11 बजे मैंने मैसेज किया अपने ग्रुप में, जो हमारा एसोसिएशन क्राइम रिपोर्टर्स का ग्रुप है, कि ऐसा कोई हमला हुआ है। तो वहाँ से फिर पुलिस रिपोर्ट आ जाती है, फौरी तौर पे रेस्क्यू की कॉल्स आ जाती हैं। तो मैं फिर हॉस्पिटल गया हूँ। जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ तो वहाँ पर ऑब्वियसली उसके 2 दोस्त थे, जिसमें फ़रदीन भट्ट था, उस्मान था, जिनको फायर लगे थे। फ़रदीन कनाडा से डेनमार्क से सॉरी आया हुआ था शादी में शरीक होने के लिए, तो उसका वो बेस्ट फ्रेंड था। तो वो मैंने जब उसको बताया, मैंने तो एज अ हमदर्दी में उसे बताया कि बिल्कुल उस पर अटैक हुआ, उसकी गर्दन पे फायर लगे हैं, 2 कमर पे लगे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट उसने नहीं पहनी हुई। तो वो कह रहा नहीं वो भी मरा नहीं। मैंने कहा यार मैं ये तो डॉक्टर ने बताया कि डेड रिसीव हुआ है, बट ही सेड कि नहीं आप कंफर्म करें अभी कंफर्म मरा करें। नहीं है। अच्छा, ये मुझसे ये कंफर्मेशन ले रहा था, कंफर्मेशन ले रहा था हाँ, कि आपसे? वो मरा या नहीं मरा, ये ऐसा अच्छा। जालिम आदमी है, तो अल्लाह इसको गर्क करे। और मदीने में बैठ के ये ऐसी हरकतें कर रहा था। आपको उस वक्त कोई शक हुआ था कि ये नहीं, एहसन मुझे शाह भी बिल्कुल भी इन्वॉल्व है शक नहीं अंदर? हुआ था, क्योंकि उसकी जरीना दोस्ती थी, 16 साल से ये दोस्त थे। ये जहाँ पर आता था बलाज इसको फ़ोन करके बुलाता था कि यार किधर हो तुम, आए नहीं अभी तक।
जो इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि बलात के साथ इतना याराना था कि जूते कपड़े हम दोनों को एक दूसरे के एक्सचेंज कर लिए, लेने जाने तो बलाज ने मेरे लिए ले लेने। फिर फैमिली के साथ इंटरेक्शन इतना ज़्यादा था कि वो कहता था मुझसे सबसे मेरा जो अच्छा और बेस्ट बडी है वो एहसन शाह है, और एहसन शाह ने उसकी कमर पे छुरा घोंपा। तो जब ये गिरफ्तार हुआ है तो ज़ाहिर बात है र्यूमर्स एकदम निकले कि एहसन शाह को क्यों ले गए हैं। तो एहसन शाह को लेकर गए तो पुलिस ज़राए से हमारी जो उनसे बात हुई तो फिर उन्होंने बताया कि इसने ही पैसे लिए थे और ये ही आगे जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, इन्फॉर्मेशन जो थी वो प्रोवाइड कर रहा था। मेन प्रोवाइडर सहूलतकार का काम इस करदार जो है ना वो एहसन शाह ने किया। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि टीफी भट्ट ग्रुप ने कत्ल करवाने के बाद ये सारा मुद्दा जो है एहसन शाह के ऊपर डालने का एक प्लान किया है ताकि उधर से एक दुश्मन जो है वो कत्ल हो जाए और दूसरा उसका दोस्त जो है वो उसी के केस में फंस जाए? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? देखिए, अगर वो उसका दोस्त होता तो वो कभी भी इन्फॉर्मेशन पास नहीं करता। वो तो गद्दार था, और टीफी भट्ट ने खुद तो मारा नहीं है। बिल्कुल। वो तो उन्होंने वो जब कल को पाकिस्तान आते हैं, अदालत में पेश होते हैं, वो तो कहेंगे जज साहब हम तो आपको भी कह सकते हैं कि इसको मार दें, तो आप हमारे कहने पे मार देंगे, आप शौर रखते हैं ना। तो इसके ठोस शवाहिद नहीं होते 109 के। वो दुश्मनदार हैं। उन्होंने कहा जी इससे पहले ये मुझे अटैक करवाता, मुझे एहसन शाह ने कहा था कि तुम्हारा टीफी भट्ट और तुम्हारा उसके बेटे को और उसके पोते को हमने मार देना है। तो मैंने सेल्फ डिफेंस में इसका कोई और फ़ायदा उठा गया। उसकी दुश्मनी कई लोगों से थी। तो ठोस शवाहिद टीफी भट्ट के अगर दीन के हिसाब से देखा जाए, दीन के हिसाब से तो वो जुर्मदार है। दुनियावी हिसाब से उस अदालत जो है वो मांगती है प्रूफ उसके पास कोई नहीं है। और फिर जो पुलिस कस्टडी में बयान होते हैं ना, अदालत उसको नहीं मानती। जब अदालत के रूबरू इकट्ठे सामने होते हैं, वो बयान जो देगा उसकी वैल्यूज़ होती है। कस्टडी में एहसन शाह के ऊपर जो है ना तशद्दुद भी किया गया और उसको उसकी फौरी तौर पे उसको लेके गए और उसके सर को गंजा कर दिया गया और उसकी तस्वीर भी जो है ना वो वायरल कर दी। क्या ये कानूनी तौर पे ये कानून के खिलाफ नहीं है ये जो हरकत हुई थी? जो उसने किरदार अदा किया ना, वो तो कत्ल होने वाला किरदार किया, उसका तो पुलिस मुकाबला ही हो जाना चाहिए। अच्छा। या जाली हो या ठीक हो, पहली बात। दूसरी बात, सीआईए का एक डेकरम है कि वो इंसान का बच्चा बनाते हैं। जो हीरो पति उसमें थी ना, जो उसने किरदार अदा किया था, तो वो नाई तो नहीं है सीआईए वाले, बट वो शर्म दिलाने के लिए, अजियत के लिए सबसे पहले तो उसकी टिंड करते हैं। अगर मैं उस इन्वेस्टिगेशन में मौजूद हूँ तो मैं तो उसको कहता हूँ उसके परवट्टे भी साफ करने हैं। अच्छा। तो किरदार तो उसने बड़ा गंदा किया है, अदा किया है, जो बड़ा कभी फेल है, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा फेल भी कोई दोस्त अदा कर सकता है। उसके घर वाले भी यकीन नहीं करते कि वो ऐसा किरदार अदा करेगा, लेकिन उसने लालच में आके पैसों के वजह अपने दोस्त की जो है जान का सौदा किया है। तो टिंड ऑब्वियसली हुई है, उसकी तस्वीर फिर वीडियो पिक्चर भी वायरल हुई, और ऑब्वियसली उसके साथ टॉलरेंस भी किया होगा, तशद्दुद भी किया होगा, क्योंकि बगैर तशद्दुद को उसने मानना नहीं था। जब इसको घर से अरेस्ट किया तो वो तो चीखें मार रहा था कि अगर बलाज जिंदा होता तो मुझे अरेस्ट ना करते, मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया। मतलब कि वो अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रहा था इन्वेस्टिगेशन नहीं मतलब ऑफिसर्स के ये मुताबिक। आवाजें जो है वो ड्रामेबाजी करने के लिए लगा रहा था या वैसे उसको शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने दोस्त को नहीं, मरवा जारी बात दिया अगर जिंदा है, होता? वो मरवाने के बाद मुतमईन था, पहली बात तो ये अच्छा। है। उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई निदामत नहीं थी कि मैंने अपने दोस्त को सौदा कर दिया, क्योंकि वो मतलब कि एक मतलब कि चीप मेंटालिटी, और आप कहना है पंजाबी घटिया आदमी से उसने जो किरदार अदा किया है ना, अब तो दोस्ती पर से एतमाद, एतबार, हर चीज़ ही उठ गई है कि लोग जहाँ पर बैठते हैं, मतलब कि आस्तीन का सांप जो था ना वो एहसन शाह था। मतलब उसको तो शाह कहना भी तौहीन है कि अगर वो अपने आप को बरादरी सैयद का कहता है तो वो भी मैं कहता हूँ कि वो गलत कहता है, वो कोई मरासी ही था। क्योंकि जो बाकिरदार लोग होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि इंसान का जो ब्लड होता है ना वो जोश मारता है। और जो जब कहते हैं ना कि आपने इंसान के किरदार, उसकी ज़ात पता लगानी हो तो उसके किरदार से पता लगती है, उसकी हरकतों से पता लगती है। तो उसके हरकतों से पता लगी है कि वो सैयद नहीं मरासी था। टीफी भट्ट ग्रुप के पीछे अभी उनकी पुश्तपनाही कोई बड़ा ग्रुप या कोई बड़े लोग कर रहे हैं इस टाइम? अरे भाई, टीफी भट्ट खुद एक बड़ा आदमी है। अच्छा। वो खुद भी बिजनेसमैन है और आज उसका अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नाम है। तो उसकी पुष्पनाई किसने करनी है? वो खुद एक, उसका एक नाम है, उसका एक मुकाम है। वो लाहौर शहर में जो बड़ी दुश्मनी है उसमें उसका एक बड़ा किरदार है, और वो एक बड़ा जिसे कहते हैं एक नाम है, तो वो एक खौफ का नाम है टीफी भट्ट। पाकिस्तान में अमूमन देखा जाता है कि जो गरीब तबका है जब उनका कोई केस होता है तो वो हैंडल नहीं कर पाता, इंसाफ नहीं ले पाता। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं या पैसे वाले लोग होते हैं वो पैसे के ज़ोर पे
इंसाफ ले लेते हैं या इंसाफ अपने नाम करवा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है ये केस भी ऐसे ही जो है निकल जाएगा या यहाँ पर जो है मजलूम को इंसाफ मिलेगा? यहाँ पर जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ना तो मैं इसमें अदलिया को कसूरवार दूंगा, ना ही को डिपार्टमेंट को। यहाँ पर डंडे के ज़ोर पर जो हक लिया जाता है और हक छीना जाता है। आपको क्या लगता है इस सारे सिनेरियो में कितना पैसा खर्च हुआ है ये सारी प्लानिंग के अंदर? मैं कहता हूँ कि इसमें अरबों रुपया भी खर्च हुआ हो, मगर उस माँ का लाल जो है ना, वो वापस नहीं आ सकता। एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल। एक पलड़े में अगर आप पैसे रख दें और में एक में जान रख दें, तो ये इन्होंने अल्लाह के साथ, खुदा के साथ जंग की है। और पैसे तो मायने नहीं रखते, पैसे जितने भी हो, लेकिन वो जान नहीं आ सकती। आप ये देखें कि आज सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पर हर तरफ बलाज के लिए दुआएं की जा रही हैं, और जो उनके कातिल हैं उनको यजीद के साथ जोड़ा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ जितने भी पैसे दिए गए हैं उसकी जान वापस नहीं आ सकती। पैसों की वैल्यू नहीं रखती, यहाँ पर इंसान की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर चंद पैसों के इवज़ उन्होंने एक बड़े आदमी की जो है वो जान ले ली। ऐसे नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो फिल्में देखकर गैंग वॉर के क्रेज़ के अंदर जो है वो जा चुके हैं और इसी क्रेज़ के अंदर जो है ना अपने आप को गुंडा बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? अच्छा, ये जो फ़िल्म होती है, इसका नाम ही फ़िल्म होता है। बिल्कुल। ये 2 घंटे के लिए होती है, एंटरटेनमेंट करने के लिए। उसके बाद जब बंदा कोई गोली चलाता है ना हवा में, बदमाशी की तरफ जाता है, तो वो उसके पीछे के घर, बार, माँ, बहन, बाप, उनको इतनी तकलीफ़ें दे जाता है कि उसको पता लग जाता है कि मैंने ये बदमाशी क्यों की है। इसमें कुछ किरदार पुलिस का भी है, इनको बदमाश बनाने में। अगर हमारी पुलिस ठीक हो जाए, हमारी अदलिया ठीक हो जाए, तो यहाँ पर बदमाशी ख़त्म हो जाएगी। जहाँ पे लूज़ पॉइंट्स हैं, वहाँ पर ब्लैक शीप्स होती हैं डिपार्टमेंट्स में। हमारी ब्लैक शीप्स डिपार्टमेंट में ख़त्म होंगी, तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो बदमाशी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक लेसन है कि जिसने बलाज को मारा था, तो वो आज किधर है? किधर है? वो भी आज, उसका भी कोई नामो निशान नहीं रहा। तो पैसों के लिए ऐसी हरकत ना करें जिसमें आपके माँ बाप को या किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़े। जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने इतने कीमती वक़्त के अंदर हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इस केस ने हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। एक तो दोस्तों की पहचान, कि दोस्त कैसे बनाने चाहिए या दोस्त के ऊपर एतमाद कितना करना चाहिए, और दूसरा ये कि गैंग वॉर क्रेज़ के चक्करों में हम अपनी नस्लें बर्बाद कर देते हैं। हमें एक चस्का लगा होता है फ़िल्में देख के कि हम जो है ना बहुत बड़े गुंडे बन जाएँगे या बहुत बदमाश बन जाएँगे, हमारी बड़ी चलेगी। लेकिन दुनिया में तो इन लोगों की चल जाती है और दुनिया में ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन आखिरत में जो अल्लाह ताला की लाठी है वो बेआवाज़ है और वो जो है ना लाज़मी पकड़ती है। दुनिया में भी ऐसे लोग जो है बाज़ औक़ात जो है इसी तरह धुतकारे जाते हैं और इसी तरह नुकसान खाते हैं। नाज़रीन, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।